नमस्कार। देखो, अभी तक आपने ढाल विकास के सिद्धांतों में डेविस के ढाल पतन सिद्धांत का अध्ययन किया, फिर पेंक के सिद्धांत का अध्ययन किया गया। उसके बाद तीसरा सिद्धांत जो है एलसी किंग के द्वारा दिया गया, जिसका शीर्षक क्या है, समानांतर निवर्तन सिद्धांत। ये जो शब्द लिया गया समानांतर निवर्तन सिद्धांत ढाल विकास के संदर्भ में, लेकिन देखो वास्तविकता ये है कि किंग साहब जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व उन्होंने नदी चक्र की संकल्पना को दिया, पहाड़ी ढाल चक्र की संकल्पना को दिया, स्थल रूप चक्र की संकल्पना, पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना इत्यादि का प्रतिपादन किया। और इन्हीं सिद्धांतों के दौरान उन्होंने समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया और बताया कि जो ढाल का विकास हो रहा है या ढाल में जो परिवर्तनशीलता देखी जा रही है उसमें समानांतर निवर्तन की प्रमुख भूमिका है। वास्तविकता तो ये है कि किंग साहब अन्य संकल्पनाओं के साथ साथ पेडिप्लेनेशन चक्र को पूर्ण करने के संदर्भ में जो प्रक्रिया बताया, जो पेडिप्लेनेशन चक्र उनकी मौलिक अवधारणा थी, उसमें जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को उन्होंने एक शीर्षक दिया समानांतर निवर्तन। तो समानांतर निवर्तन के संदर्भ में क्या देखा गया, यहाँ उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में एक नदी का चुनाव किया। अब दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो डायग्राम है जैसे ये दिया गया है, इसमें क्या है कि यहाँ ध्यान दो कि यहाँ से ये नदी प्रवाहित हो रही है और पहले जब नदी यहाँ थी, नदी यहाँ पर जब थी, जब यहाँ से प्रवाहित हो रही थी तो ये कटाव के द्वारा खड़े कगार युक्त ढाल का निर्माण किया। जैसे नदी जा रही है तो खड़े कगार युक्त ढाल का निर्माण किया, जैसे कि प्रथम अवस्था में आप देख रहे हो। तो प्रथम अवस्था में ये जो दिया गया ना, जो ढाल का शिखर है ये हट चुका है, वास्तव में ये पैरेलल रिट्रीट हो चुका है, यहाँ से ये हट चुका है। कहाँ गया है, मान लो ये हमारा अगर इस तरह से देख लिया तो ये बिंदु ए है,
यहां आपने क्या ले लिया, यहां पर हमने लिया ये बिंदु ए, सॉरी ये बिंदु ए है, यहां पर मान लो ये ए बिंदु के पास नदी पहले प्रवाहित होती थी, अब पीछे हटते हटते ये बी बिंदु पर आ गई। तो इस तरह से ये क्या हुआ, समानांतर निवर्तन हुआ। तो आरंभिक अवस्था में कहा जाए कि तरुणावस्था में जैसे नदी ने प्रवाह आरंभ किया तो ढाल पर लंबवत कटाव के द्वारा जो लंबवत गर्तन हुआ, जैसे मूल नदी कृत स्थलाकृति में आप देखा था कि नदी कटाव के द्वारा री एंट्रेंट का निर्माण करती है, किसका, अंतः प्रवेशी का। फिर धीरे धीरे कटाव करते हुए खड़े ढाल वाले वी आकार की घाटी का निर्माण कर दी। तो ढाल का शीर्ष अभी नदी के पास ही है, लेकिन अब पीछे पीछे, कहने का मतलब जब इसमें आपने देखा तो ये स्थिति आ गई। और ये जो है पूरा का पूरा जो ये एक तरह से मान लो कि पेडी प्लेन ही है, एक तरह से पूरा समतल भाग है। हो सकता है कि नदियों ने पहले बनाया हो, या हो सकता है कि अंतर्जात बलों के कारण ये पूरी की पूरी टोपोग्राफी विकसित हुई हो और उस पर नदियों ने कटाव करना क्या किया, आरंभ कर दिया। जैसे द्वितीय अवस्था आई तो पैरेलल रिट्रीट हुआ। इसमें दो प्रक्रियाएं हुई। पैरेलल रिट्रीट में क्या होगा कि नदी क्या होगी, या तो ढाल पीछे हटने लगा या नदी ढाल को छोड़कर आगे भागने लगी। तो निश्चय ही ढाल क्या होगा, पीछे हटेगा। जैसे इस बिंदु को ले लो आप, तो इस बिंदु में आप क्या देख रहे हो सॉरी, इस बिंदु में वह कटाव इधर भी हो रहा है, इधर भी। तो अब ये इधर कटते कटते हमने इस पॉइंट को लिया, तो पहले ये कहां पर था, यहां पर, ये पॉइंट कहां पर था, यहां पर। अब ये कट कर यहां पर आ गया। तो पहले जो ढाल यहां था, शीर्ष ढाल का शीर्ष यहां था, अब यहां आ गया, तो ये पीछे हट गया। एक तरह से क्या हुआ, रिट्रीट हो गया, पीछे हट गया। और इधर वाला भी पीछे हटा। यहां से भी स्थिति क्या आ रही है आपकी, जैसे मान लिया अब यहां से ये पीछे हटा और ये इधर से भी पीछे हटा। पीछे हटना यहां से भी प्रारंभ हुआ होगा, लेकिन हमने इसको दिया। अब यहां से पीछे हटते हटते पहले ये यहां पर था, यहां पर मान लो ए बिंदु पर था और यहां पर बी बिंदु पर था। अब यहां पर ये क्या आ गया, बी डॉट पर आ गया और ए डॉट पर आ गया। ये पीछे हटते हटते अंत में क्या हुआ कि ये यहां पर आ गया, एकदम हट गया और यहां से ये ढाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो वही स्थिति यहां पर दिखाई गई। यहां पर क्या दिखाई गई कि ये पहले नदी यहां पर थी और ढाल भी यहीं पर था। ये जो शिखर देख रहे हो यहां पर था, लेकिन पीछे हटते चला गया, पीछे हटते चला गया यहां तक। तो इसमें दो प्रक्रियाएं हुई। किंग साहब ने दो बातें कही, एक तो कगार का निवर्तन हुआ, कगार पीछे हटा, और दूसरा पेडिमेंटेशन हुआ। इन दोनों तथ्यों को समझना आपको जरूरी है। एक तो क्या हुआ, रिट्रीट, कगार पीछे हटते हटते चला गया, कटाव के कारण नदी काटती चली गई और पीछे हटता चला गया। और दूसरे में पेडिमेंटेशन, पेडिमेंटेशन मतलब पेडिमेंट का निर्माण। तो जितना ढाल नदी से पीछे हटेगा उसका क्या होगा, समानांतर निवर्तन होगा, उतने चौड़े क्या बनेंगे, पेडिमेंटेशन, सॉरी पेडिमेंट बनेगा। जिस प्रक्रिया को नाम हमने क्या दिया, सॉरी किंग साहब ने नाम क्या दिया, पेडिमेंटेशन। तो इस जो सिद्धांत, ये सिद्धांत है, इसकी मूल जो बिंदु हैं आप महज 5 लाइन में कर सकते हो। क्या हुआ कि नदी एक स्थलाकृति से प्रवाहित हुई, पहले लंबवत कटाव की, तो कटाव की तो वहां पर खड़े ढाल का विकास कर दी। ऐसे यहां से नदी गई, ऐसे खड़े ढाल का विकास कर दी। अब निचला कटाव होता गया, ये जो कगार है पीछे हटता चला गया, ये कगार यह भी पीछे हटा और यह भी पीछे हटता चला गया। जब और बीच में से नदी आ रही है, तो जब पीछे हटता चला गया, तो जो कगार का जो पदीय भाग है, अगर पर्वत है तो पर्वत पदीय भाग बोलते हैं, पीडमांट एरिया, तो ये पीछे हटते चला गया, तो यहाँ पेडिमेंटेशन हो गया।
तो जितना ढाल पीछे हटेगा उतना पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया क्या होगी, विस्तृत लेवल पर होगी, और जितना पीछे गया उतना पेडिमेंट क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो इन प्रक्रियाओं के कारण पेडी प्लेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इसमें दो ही मूल है, एक तो समानांतर निवर्तन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, पेडिमेंटेशन हो रहा है। अब देखो इस संदर्भ में जैसे कहा जाए, किंग साहब ने बताया कि ये जो प्रक्रम है समानांतर निवर्तन का वैश्विक लेवल पर लगभग समानता को प्रकट करता है, वैश्विक लेवल पर लगभग समानता को प्रकट करता है विश्लेषण के साथ। कहने का मतलब जो उन्होंने अपनी एनालिसिस की बहुत बड़े लेवल पर बताया कि सिर्फ शीतल जलवायु को छोड़कर, कहने का मतलब ध्रुवी तथा ध्रुवीय जलवायु, शीतल बोले तो ध्रुवीय जलवायु को तथा अति शुष्क क्षेत्र को, यानी एक तरफ से क्या हो गया बर्फीला क्षेत्र, दूसरा रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर सभी जलवायु प्रदेशों में होने वाली ढाल की विकास प्रक्रियाएं लगभग समान होती हैं। अर्थात सभी जलवायु प्रदेशों में ढाल के विकास में सभी 4 तत्व विकसित होते हैं, उत्तल ढाल तत्व, मुक्त पृष्ठ ढाल तत्व, एक रेखीय ढाल तत्व और अवतल ढाल तत्व। और इस आधार पर ही उन्होंने, किसने, एलसी किंग साहब ने जलवायु एक रूपतावाद संकल्पना का प्रतिपादन किया, जलवायु एक रूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया, क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटेरिज्म कॉन्सेप्ट का क्या किया, प्रतिपादन कर दिया। अब इनमें आपसे क्वेश्चन क्या आएंगे, तो पहले भी बताया था, चाहे आपका पेपर यूजीसी नेट का हो, स्कूल लेक्चरर का हो, कॉलेज लेक्चरर का हो, सब में लगभग ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन के जो स्वरूप हमने देखा किंग साहब से, एक तो डायरेक्ट पूछ दिया कि समानांतर निवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। समानांतर निवर्तन के सिद्धांत से संबंधित जो अन्य चक्र है, जैसे नदी चक्र, इन्होंने 1951 में प्रतिपादित किया। इसके बाद पहाड़ी ढाल चक्र की संकल्पना 53 में, और उसी के संदर्भ में पेडिप्लेनेशन चक्र को प्रदर्शित किया। तो एक तो ये आपसे पूछेंगे। इसके बाद इसकी मूल अवधारणा में क्या क्रियाशीलता है, तो एक कगार का निवर्तन हो रहा है, दूसरा पेडिमेंटेशन हो रहा है। लगभग सभी जलवायु क्षेत्रों में एक ही प्रकार के ढाल विकसित होते हैं। इस आधार पर इन्होंने क्या किया, क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। तो इसमें मूल रूप से यही है आपको। अब इसको आप देखें, पहले ये हुआ, फिर ये, फिर अंत में जीर्णावस्था में क्या आ गया, पूरी तरह से ये पैरेलल रिट्रीट होते होते ये क्या हो गया, लगभग ढाल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 इसमें क्या है, पॉइंट है। क्लियर? तो इतना आप क्या करेंगे, कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो हम सिद्धांत देने जा रहे हैं उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वुड की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ वुड। वुड साहब ने 1942 में एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था द डेवलपमेंट ऑफ हिल साइड स्लोप। डेवलपमेंट ऑफ हिल साइड स्लोप अर्थात पहाड़ी के पार्श्ववर्ती ढाल के विकास की परिकल्पना की। इस परिकल्पना में देखो जो इन्होंने किया, जो प्रस्तुत किया, काफी लंबा चौड़ा इनका रिसर्च पेपर है, लेकिन उसको हमको संक्षिप्त करना है। किताबों में 1-2 पेज में दिया गया है, लेकिन वो समझने में आपको प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक प्रश्न का तात्पर्य है, वो सीधे से प्रश्न आएंगे कि वुड की जो संकल्पना थी किससे संबंधित थी, अपनी संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए उसने किस प्रकार की स्थलाकृति का चुनाव किया और वो स्थलाकृति कैसे विकसित हुई, फिर उस पर विकास का क्रम। तो विकास का क्रम चित्रात्मक हमने प्रस्तुत कर दिया आपको। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलता, वो डायरेक्ट थियरी लिखकर छोड़ दिया, 1-2 ग्राफ बना दिया। लेकिन यहाँ आप देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखो, यहाँ पर अगर ये पूरा डायग्राम आपको याद है तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखो, हमने ये 1 2 3 4 5 6 डायग्राम लिया। पहला, ये एक मुक्त पृष्ठ वाले ढाल का उन्होंने चुनाव किया। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस स्थलाकृति पर दिया, तो सबसे पहले मुक्त पृष्ठ वाले क्लिफ का चुनाव किया। यह भी क्लिफ कैसे निर्मित हुआ, या तो अपर्दन की प्रक्रिया से निर्मित हुआ या फिर भ्रंशन की प्रक्रिया से निर्मित हुआ। या तो ये अपर्दन की प्रक्रिया से निर्मित हुआ या तो फिर भ्रंशन की प्रक्रिया से निर्मित हुआ। ठीक, अब इस पर क्या हुआ कि जब ये क्लिफ बना तो इस पर अपक्षयन हुआ और निवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहां से एक सरिता भी जा रही है जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं। ये अपक्षयन हुआ तो इसका निवर्तन प्रारंभ हो गया, और अपक्षयन से क्या हुआ, मलबा प्राप्त हुआ। तो मलबा जो है इस क्लिफ के जो निचला आधारिक ढाल है भाग, उस पर क्या हुआ, मलबा का निक्षेपण आरंभ हो जाता है। अब तीसरे प्रक्रिया में क्या देखा गया, कगार पर मलबा का निर्माण हो रहा है, किसके द्वारा, अपक्षयन के द्वारा। मलबा का निर्माण जारी है और मलबा नीचे जा रहा है, लेकिन अब मलबा यहाँ निरंतर जमा होकर उत्तर ढाल का निर्माण कर दे रहा है। क्या कर रहा है, उत्तर ढाल का निर्माण कर रहा है। अभी नदी ने कटाव शुरू नहीं किया उनके अनुसार, और धीरे धीरे मलबा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। मलबा जो है यहाँ पर, यहाँ एकत्रित होते होते धीरे आधार से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है। जब मलबा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो परिस्थिति नेक्स्ट डायग्राम में क्या आप देख रहे हैं, जो चरण आएगा कि कगार से अपक्षयन के कारण मलबा का विकास और उसका स्थानांतरण तो हो रहा है, लेकिन मलबा निक्षेपित होते होते लगभग उसके कगार के शीर्ष भाग को भी ढकने वाला है। और ये जहाँ खड़ा कगार था, कगार अगर निवर्तन भी हो रहा है तो वो खड़ा ही रहेगा क्योंकि मलबा स्थानांतरित हो जाता, लेकिन यहाँ मलबा का लगातार जमा हो रहा है। ये सारी बातें कौन बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वुड साहब कह रहे हैं। कौन, वुड ने कहा। अब 5वें डायग्राम में आपने देखा कि मलबा यहाँ से पर्वतपदी भाग से लेकर, यानी जो कगार का पाद भित्ति है, आधार है, यहाँ से एकदम ऊपर तक चढ़ा गया, मतलब ऊपर की तरफ चला गया, और इस तरह से ये स्थानांतरित होते होते ऊपर की तरफ पूरी तरह से इस शीर्ष को भी ढक लिया। तो कगार जहाँ सीधी ढाल वाला था, अब वहाँ पर क्या हुआ, उत्तल तत्व विकसित हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सरल रेखी तत्व विकसित हो गया और अवतल ढाल। पहले ये मुक्त पृष्ठ वाला था, यहाँ पर समतल है, उत्तल था नहीं, और अन्य तत्व इसमें थे नहीं, केवल एक तत्व था, मुक्त पृष्ठ ढाल। लेकिन अब धीरे धीरे कालक्रम में क्या हुआ, उत्तल तत्व, सरल रेखी तत्व, अवतल ढाल विकसित हो गया, और अंततः संरचना ये आ गई उत्तल और अवतल ढाल की। और बाद में उन्होंने बताया कालांतर में ये इस ढाल का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। कालांतर में इस ढाल का पतन हो जाएगा। तो इनमें जितने भी पॉइंट्स आपको लिखे गए डायग्राम में, इनको अगर दिमाग में रखोगे, अब पुनः नोट्स में जो दे दिया जाएगा पॉइंट वाइज उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना है कि सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया
वुड साहब ने इसको कहा जाता है अनाच्छादन मॉडल भी बोलते हैं। चाहे तो आप नोट कर लें क्या बोलते हैं अनाच्छादन मॉडल। किसमें प्रस्तुत किया? द डेवलपमेंट ऑफ हिल साइड स्लोप, डेवलपमेंट ऑफ हिल साइड स्लोप नामक एक इनका रिसर्च पेपर था, जिस पर इन्होंने क्या किया, इसकी विवेचना दी। उन्होंने क्या बोला कि एक मुक्त पृष्ठ वाला ढाल है, कैसे निर्मित हुआ? अपर्दन के कारण या भ्रंशन के कारण। फिर अपक्षयन की प्रक्रिया हुई, मलबा इसके आधार पर जमा हुआ और धीरे धीरे उत्तराकार ढाल का निर्माण कर लिया। यहाँ पर आप देखो जो मलबा का निक्षेपण हुआ, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि मलबा का जो निक्षेपण हुआ यहाँ पर, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और नदी यहाँ से क्या कर रही है, कटाव भी कर रही है। नदी इसको अब यहाँ से अनाच्छादन करने लगी, परिवहन करने लगी, लेकिन जितना मलबा आ रहा है उतना ही जा रहा है। शीर्ष से जितना मलबा आ रहा है उतना ही क्या हो रही है, स्थानांतरित कर रही है। इसलिए ढाल क्या हो गया, चौथी अवस्था में साम्य हो गया। इससे नदी द्वारा मलबा का अनाच्छादन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनाच्छादन या परिवहन ढाल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनाच्छादन या परिवहन ढाल या साम्य ढाल। और अंततः क्या हुआ, मलबा ऊपर तक चला गया तो जो मुक्त पृष्ठ वाला भाग था कगार का उत्तल तत्व में बदल गया, मध्य वाला भाग सरल रेखी और नीचे क्या हो गया, अवतल ढाल विकसित हो गया। इस तरह अंततः उत्तल अवतल ढाल का स्वरूप आ जाएगा और कालांतर में ये ढाल क्या हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। तो इतने तत्वों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। खूब आराम से इन डायग्राम्स को देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक।